बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में हम एकाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण की चर्चा कर रहे थे और कीमत निर्धारण अल्पकाल और दीर्घकाल के अंतर्गत कैसे किया जाता है, कहाँ होता है, इसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम इस लेक्चर में एकाधिकारी शक्ति का माप अथवा एकाधिकारी शक्ति की श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एकाधिकारी अपने उत्पादन की मात्रा अथवा उसकी कीमत निर्धारित कर सकता है, परंतु सभी एकाधिकारी अपने उत्पादन की मात्रा तथा उसकी कीमत को समान रूप से प्रभावित नहीं कर पाते। इन्हें प्रभावित करने की शक्ति कई बातों पर निर्भर करती है। एकाधिकारी द्वारा उत्पादन की मात्रा तथा कीमत को प्रभावित करने की शक्ति को ही एकाधिकारी शक्ति कहते हैं। एकाधिकारी शक्ति को मापने के संबंध में अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न विधियों का प्रतिपादन किया। हम यहाँ एकाधिकारी शक्ति को मापने की दो मुख्य विधियों का वर्णन करेंगे। नंबर 1, लर्नर द्वारा एकाधिकारी शक्ति का माप। लर्नर ने एकाधिकारी शक्ति को मापने का जो सूत्र दिया वह दिया मोनोपोली पावर, अर्थात एकाधिकारी शक्ति इजकल टू P माइनस MC भाग P। यहाँ P कीमत है, MC सीमांत लागत है। कीमत तथा सीमांत लागत का अंतर जितना अधिक होता है एकाधिकारी शक्ति भी उतनी अधिक होगी। पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन की स्थिति में कीमत तथा सीमांत लागत बराबर होती है, इसलिए कीमत तथा सीमांत लागत का अंतर शून्य होता है। अतः एकाधिकार शक्ति भी शून्य होती है, परंतु एकाधिकार की स्थिति में संतुलन की अवस्था में कीमत सीमांत आय सीमांत लागत से अधिक हो सकती है, इसलिए एकाधिकारी शक्ति शून्य से अधिक होती है। किसी एकाधिकारी द्वारा निर्धारित कीमत वस्तु की सीमांत लागत से जितनी अधिक होगी एकाधिकारी शक्ति भी उतनी अधिक होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये तथा सीमांत लागत 2 रुपये है तो एकाधिकारी शक्ति होगी 4 माइनस 2 भाग 2 बराबर 1/2। हम यह पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु की एकाधिकारी द्वारा निर्धारित कीमत पर उसकी मांग की लोच का भी प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं की मांग कम लोचदार होती हैं एकाधिकारी उनकी अधिक कीमत निर्धारित कर सकता है, इसलिए उनके संबंध में एकाधिकारी शक्ति अधिक होती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है एकाधिकारी उनकी कम कीमत निर्धारित करता है, इसलिए उनके संबंध में एकाधिकारी शक्ति भी कम होती है। अतः एकाधिकारी शक्ति और मांग की लोच में विपरीत संबंध होता है। इसे हम इस निम्न सूत्र के द्वारा बता सकते हैं। एकाधिकारी शक्ति बराबर P माइनस MC भाग P होता है, अर्थात AR माइनस MC भाग AR होता है। संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं कि MC इक्वल टू MR होता है, इसलिए एकाधिकारी शक्ति MP इक्वल टू AR माइनस MR भाग AR है। हम जानते हैं कि MR इक्वल टू AR गुणा E माइनस 1 भाग E। समीकरण फर्स्ट में MR का मूल्य लिखने पर MP इक्वल टू AR माइनस AR गुणा E माइनस 1 भाग E और संपूर्ण भाग AR के बराबर होता है। यदि इसे और आगे सरल करके लिखें तो MP इक्वल टू EAR माइनस EAR प्लस AR भाग EAR है। इसको और आगे लिखें तो MP इक्वल टू AR माइनस EAR बराबर 1/E। यहाँ E मांग की लोच को बताता है। यदि मांग की लोच 2 है तो एकाधिकारी शक्ति 1/2 होगी। इसके विपरीत यदि मांग की लोच कम होकर
आधी रह जाती है तो एकाधिकारी शक्ति बढ़कर दुगुनी हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि मांग की लॉज और एकाधिकारी शक्ति एक दूसरे के विपरीत होती है। दूसरा तरीका बताया था बेन द्वारा एकाधिकारी शक्ति का माप। प्रोफेसर बेन के अनुसार एकाधिकारी शक्ति को कीमत तथा औसत लागत के अंतर के द्वारा मापा जा सकता है। हम जानते हैं कि कीमत तथा औसत लागत के अंतर को असामान्य लाभ अर्थात AR माइनस AC कहा जाता है। यह अंतर जितना अधिक होगा असामान्य लाभ जितना अधिक होगा एकाधिकार शक्ति उतनी अधिक होगी। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकालीन संतुलन की अवस्था में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं अर्थात असामान्य लाभ शून्य होते हैं, इसलिए एकाधिकारी शक्ति शून्य होती है। परंतु एकाधिकारी की स्थिति में दीर्घकालीन संतुलन की अवस्था में भी असामान्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए एकाधिकारी शक्ति शून्य से अधिक होगी। एकाधिकारी शक्ति वास्तव में कितनी होगी यह असामान्य लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। संक्षेप में एकाधिकारी शक्ति का कोई निश्चित माप नहीं है, इसका अनुमान कई तत्वों जैसे प्रतियोगिता की संभावना, मांग की लोच, प्रतिस्थापन की संभावना आदि पर निर्भर करती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हम एकाधिकारी तथा पूर्ण प्रतियोगिता में तुलना। एकाधिकारी तथा पूर्ण प्रतियोगिता में तुलना कई तथ्यों के आधार पर की जाती है, जिसमें मुख्य है फर्मों का उद्देश्य। पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी दोनों स्थितियों में फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। एक फर्म जो चाहे वह पूर्ण प्रतियोगिता उत्पादन करे अथवा एकाधिकार में, वह विचारवान उसी स्थिति में कहलाएगी जब उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। दूसरी उत्पादन संबंधी मान्यता है। पूर्ण प्रतियोगिता की यह मान्यता है कि सभी फर्में द्वारा उत्पादित वस्तु समरूप होंगी, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं पाया जाता। एकाधिकार की स्थिति में एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु समरूप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एकाधिकारी की मुख्य मान्यता यह है कि वह वस्तु की कुल पूर्ति एक फर्म द्वारा की जाती है। तीसरी है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या संबंधी। पूर्ण प्रतियोगिता की यह मान्यता है कि समरूप वस्तु बहुत सारे विक्रेता तथा क्रेता होंगे, अतः कोई एक विक्रेता अपनी पूर्ति में तथा क्रेता अपनी मांग में परिवर्तन करके बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है। इसके विपरीत एकाधिकार में केवल एक ही विक्रेता तथा बहुत सारे क्रेता होते हैं। एकाधिकार में फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है प्रवेश संबंधी मान्यता। पूर्ण प्रतियोगिता में नई फर्मों के प्रवेश पर तथा पुरानी फर्मों के उद्योग के बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि अल्पकाल में फर्म का प्रवेश या निष्पादन सरल नहीं होता है। फर्म का प्रवेश या निष्कासन वास्तव में दीर्घकाल में होता है। इसके विपरीत एकाधिकार की स्थिति में फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, अर्थात एकाधिकार की स्थिति में होने के कारण कोई भी नई फर्म प्रवेश नहीं कर सकती और ना ही पुराने फर्म छोड़ करके जा सकती। इसके बाद में बात आती है मांग वक्र के आकार संबंधी। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की अधिक संख्या तथा समरूप वस्तुओं की मान्यता के कारण मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय वक्र व अक्सर समांतर, इस स्थिति में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया। इस स्थिति में वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है तथा फर्म को उसकी कीमत को स्वीकार करने की वाली होती है। इसके विपरीत एकाधिकार में औसत आय तथा आय वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक होता है, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। वह औसत आय वक्र तथा सीमांत आय वक्र अलग अलग होते हैं। सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र से नीचे होता है और औसत आय वक्र की तरह नीचे की ओर झुका होता है। एकाधिकारी कीमत का निर्माता होता है। नेक्स्ट है फर्मों के निर्णय संबंधी निष्कर्ष। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म केवल उत्पादन की मात्रा के संबंध में निर्णय ले सकती है, तो वह केवल यही निर्धारित कर सकती है कि उस उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर उसे कितना उत्पादन करना है, चाहे जिससे वह उस संतुलन की अवस्था में रह सके। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को कोई बिक्री लागत, विज्ञापन आदि पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत एकाधिकारी उत्पादन की मात्रा अथवा कीमत दोनों में से किसी एक को निर्धारित कर सकता है, परंतु दोनों को वह भी निर्धारित नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि जब दोनों
तत्वों में से कोई एक निर्धारित होता है तो दूसरा तत्व भी उसके साथ स्वयं ही निर्धारित हो जाता है। एकाधिकारी को अनुसंधान तथा विकास के कार्यों पर काफ़ी खर्च करना पड़ता है। यदि एकाधिकारी को इस बात का डर है कि पूर्ण दूसरे प्रतियोगी बाजार में आ सकते हैं तो उसे विज्ञापन आदि पर कुछ विक्रय खर्च करने पड़ते हैं। इसके बाद बात आती है कीमत संबंधी। दीर्घकालीन पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार की स्थिति में कीमत अधिक होती है। इसका कारण यह है कि दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया है, कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर होती है, परंतु एकाधिकार की अवस्था में यह दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि दीर्घकाल में औसत एकाधिकार के अंतर्गत कीमत औसत लागत से अधिक होती है, जबकि प्रतियोगिता में यह औसत लागत के बराबर होती है। उत्पादन नेक्स्ट है उत्पादन संबंधी तुलना। दीर्घकालीन संतुलन की दशा में पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में एकाधिकारी की तुलना में उत्पादन अधिक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में दीर्घकालीन सीमांत लागत, सीमांत आय, दीर्घकालीन औसत लागत तथा औसत आय एक दूसरे के बराबर होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और संतुलन की अवस्था में MC, MR, AR, AC होता है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में यह उत्पादन ON होगा। इसके विपरीत एकाधिकार की स्थिति में संतुलन उत्पादन OM होगा, जो पूर्ण प्रतियोगी उत्पादन ON से MN कम होता है। अतः एकाधिकार की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगी की तुलना में कीमत अधिक होगी परंतु उत्पादन कम होता है। और नेक्स्ट है पूर्ति संबंधी। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में पूर्ति वक्र को ज्ञात किया जा सकता है। इसका एक कारण तो यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्मों एक निश्चित कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा बेच सकती हैं। दूसरा कारण यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विभेद नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल की स्थिति में औसत घटती बढ़ती लागत से ऊपर कीमत सीमांत लागत वक्र पूर्ति वक्र होता है तथा दीर्घकाल की स्थिति में औसत लागत वक्र से ऊपर की सीमांत लागत वक्र फर्म का पूर्ति वक्र होता है। इसके विपरीत एकाधिकार की अवस्था में पूर्ति वक्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक एकाधिकारी का सीमांत लागत वक्र उसका पूर्ति वक्र नहीं होता है। इसके दो कारण हैं। एक तो एकाधिकारी वस्तु की एक ही कीमत पर विभिन्न मात्राएं बेच सकता है अथवा विभिन्न कीमतों पर एक ही मात्रा बेच सकता है। दूसरा कारण यह है कि एकाधिकारी कीमत विभेद कर सकता है। इसका अर्थ है कि एकाधिकारी एक ही वस्तु की विभिन्न कीमत ले सकता है। इसके बाद में आती है लाभ संबंधी तुलना। और लाभ संबंधी तुलना अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार दोनों में की अवस्थाओं में उत्पादन या सामान्य लाभ प्राप्त कर सकते या न्यूनतम हानि उठा सकते, परंतु दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। इसके विपरीत दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में एकाधिकारी को असामान्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है साधनों का उपयोग। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग करती है। उत्पादन का स्तर इष्टतम होता है और उत्पादन के साधन पूर्ण गतिशीलता के कारण उचित पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत एकाधिकार में एकाधिकारी का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, इसलिए वह अपने उत्पादन की ऊंची कीमत निश्चित करता है और उत्पादन की मात्रा को कम रख सकता है। उत्पादन मात्रा कम रखने के फलस्वरूप एकाधिकार साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो तुलना की गई है वो कई बिंदुओं के आधार पर की गई है। इन दोनों में हम निष्कर्ष निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू। ओके।